हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का पहला पार्ट। और इसके आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपसे बाकी चीज़ें मुस्लिम लॉ को लेकर डिस्कस करूंगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम लॉ लॉ एंट्रेंस में भी पूछा जा रहा है आजकल। जैसे कि ड्यू लॉ फैक्ट का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो कई बार वो 2 से 4 क्वेश्चन इस पर पूछ लेता है। और उसी के साथ ही साथ सेमेस्टर में तो हमें मुस्लिम लॉ पढ़ना ही होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मुस्लिम लॉ की कुछ बातें शेयर की जाएं, डिस्कस की जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, कुछ डिफरेंस है शिया और सुन्नी सेक्ट में विद रिगार्ड टू सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि शिया का एक अलग कानून है थोड़ा बहुत, और सुन्नी का एक अलग कानून है मुस्लिम लॉ के अंदर। तो एज पर शिया जो उनके सोर्सेज हैं वो है कुरान, फिर है उस ट्रेडिशन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली ने जो फॉलो किया हो वो, उसके बाद है इजमाज, फिर है रीजंस। तो आप देख सकते हैं कि कियास को सोर्स माना गया है सुन्नीस के अंदर, बट हाउएवर शियास के अंदर उसको सोर्स नहीं माना गया है, रीजंस को सोर्स माना गया है। वहीं हम देखें तो सुन्ना को सोर्स माना गया है सुन्नी लॉ स्कूल के अंदर, पर शिया लॉ स्कूल के हिसाब से जो ट्रेडिशंस हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली ने फॉलो किए हैं उनको सोर्स माना गया है। तो ये दोनों के बीच में दो बातों का डिफरेंस है, एक तो कियास का और एक ट्रेडिशंस और सुन्ना का। तो दोस्तों, पहला सोर्स है कुरान, जिसको दोनों ही स्कूल्स में माना गया है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुरान है उसका लिटरल मीनिंग जो अरेबिक वर्ड है कुर्रा उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है रीडिंग ऑफ व्हाट इज ऑट टू बी रेड। मीनिंग की मतलब कुछ ऐसी चीज को पढ़ना जिसको पढ़ना अनिवार्य है। तो वहां से इसका वर्ड, ये कुरान का वर्ड उठाया गया है कुर्रा से। उसके बाद ये जो कुरान है इसको डिवाइन बुक माना गया है। मतलब ये माना गया है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद को दी गई थी बाय द ऑलमाइटी गॉड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। तो इसलिए इसको डिवाइन बुक माना गया है। डिवाइन मतलब कि भगवान ने दी गई है, भगवान ने दिया है ये ग्रंथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। और उसके साथ ही साथ इसको पहला सोर्स भी माना गया है, क्योंकि इससे पहले माना जाता है कि इस्लामिक सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब कुरान आया तो इस्लामिक सोसाइटी का दुनिया में आना हुआ, और उसके हिसाब से ही फिर इस्लामिक सोसाइटी गवर्न की गई और बताया गया कि क्या सही है क्या गलत है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसका सोल्यूशन भी कुरान के अंदर मिल जाता था। पर एक बात जो बोली गई है वो ये कि ये इनकम्प्लीट है। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये इनकम्प्लीट मानी गई है, क्योंकि 200 वर्सेस हैं जिनको हम आयत्स कहते हैं, वो कुरान में है विद रिगार्ड टू लीगल मैटर। पर उनमें से खाली 80 जो हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को डील करती हैं। तो इसलिए बोला गया कि थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है। एज जब अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके चलें उस मद्देनजर इसको इनकम्प्लीट माना गया है। और दोस्तों, ये बोला जाता है कि जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन कुरान के अंदर है। मतलब अगर कोई वाद विवाद हुआ कुछ दो लोगों के बीच में, तो उसको अगर वो सुलझाना चाहे तो कुरान में उसका सोल्यूशन जरूर दिया गया होगा। ऐसी मान्यता है कुरान को लेकर। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों सुन्नास। सुन्ना भी एक और सोर्स ऑफ लॉ माना गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जब एग्जिस्ट करते थे उस समय उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स दी हैं, प्रीचिंग्स दी हैं। उसके साथ ही साथ उनका बिहेवियर कैसा था, किस सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करते थे, और कुछ ऐसे सवाल जिनको जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया है जिसमें वो शांत रहे। तो उन सभी का मिक्सर, उन सभी का कॉम्बिनेशन सुन्नाज में एग्जिस्ट करता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा, कैसे उन्होंने बिहेव किया, किस क्वेश्चंस पे वो शांत रहे, वो सब मिलाकर फॉर्म करता है सुन्ना को। पर अगर हमें ये सब जो उन्होंने बोला और या जैसे उन्होंने बिहेव किया, ये तभी ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ माने जाते हैं जब वो लोगों तक पहुंचते। मतलब ऐसा जरूरी था कि उनको नरेट भी किया जाए लोगों तक, क्योंकि कैसे पता लगेगा आने वाली जनरेशन को कि उन्होंने क्या बोला, कैसे बिहेव किया। तो उनके लिए नरेशन जरूरी थी। तो नरेशन भी 3 लोगों ने की हैं। एक है कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, फिर है सक्सेसर ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, फिर है सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर। तो इन 3 लोगों ने, ये 3 लोग नरेटर्स माने गए हैं उनकी टीचिंग्स, प्रीचिंग्स, उनके बिहेवियर के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इसका मतलब क्या है? कंपेनियंस मतलब दोस्तों वो लोग जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर एग्जिस्ट किया, जिन्होंने, जो कि उस समय मौजूद थे। उसके साथ ही साथ उन्हें ये प्रिविलेज भी मिला
कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहे। तो जो कंपेनियंस थे उन्होंने कुछ नरेशंस की अबाउट हिज टीचिंग्स। तो ये होते हैं ये बना पहला पार्ट ऑफ सुन्नास जो कि दिया गया था कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। उसके बाद है सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो लोग नहीं है, मतलब वो लोग तब एग्जिस्ट नहीं करते थे जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, या फिर क्लोज कांटेक्ट में भी नहीं थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के, पर ये लोग तब एग्जिस्ट करते थे जब कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हमने डिस्कस किया पहले पॉइंट में, वो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इन लोगों ने उनसे जो बातें सुनी, फिर इन्होंने अपने नरेशंस दिए। तो सबसे ऑथेंटिक किसको माना गया है, वो है ऑफ कोर्स कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि ये लोग उस समय एग्जिस्ट करते थे जब प्रॉफिट मोहम्मद थे। और तीसरे में आते हैं सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर, मतलब जो दूसरे में सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियन है उनके भी सक्सेसर। तो वो ना प्रॉफिट मोहम्मद के समय पे एग्जिस्ट किया उन्होंने, ना कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर वो एग्जिस्ट किए जब सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मौजूद थे। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ सुन्ना इन्होंने फॉर्म किया, इन्होंने थर्ड फॉर्म ऑफ नरेशंस अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद टीचिंग्स एंड हाउ हिज बिहेवियर वाज, उसके बारे में बताया। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो कि है इजमाज। तो कुछ दोस्तों, जैसे इस्लामिक सोसाइटी प्रोग्रेस किया और कुरान बहुत पहले लिखी गई थी, तो जैसे जैसे चेंजेस आए सोसाइटी में तो नई नई प्रॉब्लम्स आई, और जिनके सोल्यूशंस कई बार रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि कुरान सुन्ना इन सब में नहीं मिलते थे। तो अब ये दिक्कत आई कि अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाले जाए। तो क्या किया गया कि जो जूरिस्ट होते थे उस समय, जिनको नॉलेज होती थी लॉ की, वो लोग यूनानिमसली किसी प्रॉब्लम पर एक डिसीजन दे देते थे लॉ के हिसाब से, जो उन्हें लगता था कि ठीक है ये डिसीजन। तो यूनानिमसली इकट्ठा आके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते थे। तो वो जो उन्होंने सोल्यूशंस दिए वो बना इजमाज का पार्ट, जो कि है थर्ड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसमें भी तीन टाइप के इजमाज एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। पहले टाइप का इजमा है इजमा ऑफ द कंपेनियन। कंपेनियन जैसे कि मैंने बताया, वो लोग जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय पे रहते थे। तो जो सोल्यूशंस उन कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ने दिए, वो बना पहला टाइप ऑफ इजमास। और इन टाइप ऑफ इजमास को बाइंडिंग माना जाता है बाकी दोनों इजमास पे, क्योंकि ये बोला गया है कि कंपेनियंस तो सबसे बड़े लोग हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो उनके समय में रहे और उनके क्लोज कांटेक्ट में रहे। तो जो इजमास कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया है वो बाइंडिंग होता है इन दोनों पर, इजमास ऑफ जूरिस्ट पर, इजमा ऑफ पीपल पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है। उसके बाद है इजमा ऑफ जूरिस्ट, जो यूनानिमस डिसीजंस जूरिस्ट ने दिए, कंपेनियंस ने नहीं। अगर जैसे कंपेनियंस द्वारा दिया गया कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो फिर जूरिस्ट उसके ऊपर अपना यूनानिमस डिसीजन देते थे। तो उसको बोला गया इजमा ऑफ जूरिस्ट, जिसमें उन्होंने सोल्यूशन दिया है, डिसीजन दिया है किसी प्रॉब्लम्स पर जूरिस्ट ने। उसके बाद हम आ जाते हैं इजमा ऑफ पीपल। थर्ड फॉर्म ऑफ इजमा है इजमा ऑफ पीपल, मतलब कि लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया बाय कॉमन कंसेंसस, बाय कॉमन एग्रीमेंट, तो वो उसको बोला जाता है इजमा ऑफ पीपल। और इसको सबसे कम ऑथेंटिक माना गया है क्योंकि कॉमन लोग के एग्रीमेंट पे बेस्ड है ये, और ये लोग ना इनको ना लॉ का नॉलेज होता था, ना ही ये लोग कंपेनियंस थे प्रॉफिट मोहम्मद के। उसके बाद हम आ जाते हैं कियास पे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि कियास सुन्नी में एज अ सोर्स ऑफ लॉ माना गया है, पर शियाज में सोर्स ऑफ लॉ नहीं माने गए हैं। तो किया का लिटरल मीनिंग होता है दोस्तों कंपेयर या फिर मेजर, दो चीजों का कंपैरिजन करना या उन्हें आपस में मेजर करना। तो कई बार कुछ जैसे कि इजमाज में भी सोल्यूशन दिया गया, वैसे कियाज भी एक फॉर्म ऑफ सोल्यूशन गिविंग है टू द प्रॉब्लम्स। तो कई बार ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसका सोल्यूशन नहीं है रिलीजियस टेक्स्ट में, तो इसमें क्या किया जाता था कि उस प्रॉब्लम को कोई ऐसी प्रॉब्लम के साथ कंपेयर किया जाता था जो कि सिमिलर हो और जिसका सोल्यूशन रिलीजियस टेक्स्ट में उन्हें मिल जाए। कंपेयर करके ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो कि सिमिलर हो इस प्रॉब्लम की और जिसका सोल्यूशन रिलीजियस टेक्स्ट में दिया गया हो, तो फिर उसी सोल्यूशन को इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता था। तो एक तरीके से ये एनालॉजी के थ्रू होता था, एनालॉजिकल लॉजिकल डिडक्शन भी जिसको कहते हैं, तो उसके थ्रू इसका सोल्यूशन दिया जाता था। और वो जब वो सारे जो सोल्यूशन दिए गए बाय कंपैरिजन, वो पार्ट बना कियास का। पर जो बंदा इस चीज को कंपेयर करते थे, मतलब किसी प्रॉब्लम के साथ, ही मस्ट बी अ मुज्तहिद, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है मुज्तहिद, इसका मतलब होता है दोस्तों वो लोग हु इज अ हु हैज अ नॉलेज ऑफ लॉ। मतलब कंपैरिजन ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों से कराएंगे जिनको
लॉ का थोड़ा नॉलेज भी हो। तो ही मस्ट बी अ मुजतहिद, जो भी इंसान एनालॉजी ड्रॉ करे वो मुजतहिद होना उसका ज़रूरी था। उसके साथ ही साथ जो भी वो लॉ डिड्यूस करते थे वो रिलीजियस टेक्स्ट से ही डिड्यूस करते थे, चाहे वो सुन्ना हो चाहे वो कुरान हो, तो उन्हीं से डिड्यूस करके कंपेयर करके सोल्यूशन दिया जाता था कुछ प्रॉब्लम्स का। तो वो बना पार्ट कियास का और एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉबीज को ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने इन अ जस्ट इन अ शॉर्ट फॉर्म मैंने कवर करने की कोशिश की है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को। इसके आगे आने वाली वीडियोस में बाकी चीज़ें भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।